हेलो एवरीवन। आज हम कोविड के बारे में कुछ थोड़ा होम आइसोलेशन के बारे में बात करेंगे। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि होम आइसोलेशन के बारे में बताया जाए। तो अगर आपको नॉर्मल फीवर, कोल्ड हो रहा है, गले में दर्द है, सोर थ्रोट है, वीकनेस है, बॉडी एक, ऐसे जैसे सिम्टम्स हैं जो कि माइल्ड कोविड के सिम्टम्स माने जाते हैं, तो आप क्या करें? पहले तो सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट कर दें। उसके बाद आप अपना RT-PCR के लिए ऑर्डर करें। अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आइसोलेशन में आप रहेंगे और आपको अपना सेपरेट बाथरूम यूज़ करना है। अब कुछ घरों में ऐसा है कि सेपरेट बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे दिल्ली NCR में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, या जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है कि दो आपके पास टॉयलेट्स हों। तो उसमें क्या करना चाहिए? उसके लिए ये है कि आप जब भी जाएं, जब भी आप यूज़ करें टॉयलेट, तो उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा है या जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो लोग कोशिश करें कि वो जब भी जाएं तो से आफ्टर 1.5 आवर्स या 2 घंटे के बाद जाएं, 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद जाएं। दूसरी बात यह है कि जब आप अपना फ्लश यूज़ करते हैं तो फ्लश ऑन करने से पहले आप अपना उसका लिड, ढक्कन जो है उसको बंद कर दें, उसके बाद फ्लश ऑन करें, जिससे कि पानी अंदर का अंदर ही चला जाए। दूसरी बात यह है कि जब एक बार आप फ्लश कर लें, उसके थोड़ी देर रुकें और उसके बाद कोई सैनी फ्रेश या कोई भी सोप का कोई भी घोल, जैसे आजकल आता है डेटॉल है, या इस तरह के जो भी हैंड वॉश के लिए जो यूज़ होते हैं, वैसी कोई भी चीज़ आप डाल के फिर से एक बार उसको फ्लश कर दें। तो उससे ये होगा कि दूसरा अगर कोई भी यूज़ कर रहा है तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। तो एक तो ये बात मेरे को आज बतानी थी। दूसरी बात यह है कि जब भी आपके कमरे में कोई भी पर्सन आपको कुछ सर्व करने आ रहा है या बात करने आ रहा है, तो आप मास्क पहने और कोशिश करें कि उसको भी, जो दूसरा पर्सन आ रहा है उसको भी कहें कि वो मास्क लगा के आए। अच्छा, फिर हल्के गर्म पानी से आप अगर दिन में 1 बार या 2 बार नहा सकते हैं, अगर जैसे बुखार होता है, कई बार मन नहीं करता, तो 1 बार ज़रूर अवश्य नहाएं। अच्छा, उसके बाद है कि भाप के लिए दिन में 2 बार 5-5 मिनट के लिए भाप लें। अगर गले में बहुत दर्द है, सोर थ्रोट है, तो आपको गरारे से भी काफ़ी आराम मिलेगा, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद ये है कि आपको हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग ज़्यादा करना है। जैसे आप अपने कमरे में मूव कर रहे हैं तो जहाँ भी आपका हाथ लग रहा है तो उस सब चीज़ को सैनिटाइज़ करके रखिए, कोशिश ये करें। अब ये है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। खाने में आप कोशिश ये करिए कि वेजिटेरियन डाइट लीजिए, क्योंकि जो नॉन वेज है वो थोड़ा हैवी भी होता है और उसको थोड़ा पचाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरी चीज़ ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि शायद मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो वायरस है, इसका जो आउटर कवरिंग है वो लाइपोपॉलीसेकेराइड की बनी है। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट के कुछ पार्ट्स की बनी है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो वो बहुत जल्दी रेप्लिकेट करेगा। उसको एक तरह से देखा जाए, हम वायरस को खाना दे रहे हैं। तो आप कोशिश करके, जैसे ही आपको पता चले कि आपको कोविड है, तो आप कार्बोहाइड्रेट लेने अपने बंद कर दें। उसमें क्या क्या है? आलू है, चावल है, मीठा है, चिकनाई है, ये सब कम कर दें और हाई प्रोटीन डाइट लें। जैसे आप सोयाबीन ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप की जितनी भी दालें आती हैं वो आप ले सकते हैं। अच्छा, विटामिन सी के लिए जैसे आप थोड़ा नींबू का प्रयोग करें, पानी में नींबू घोल के पिएं। अगर आपको वैसे नहीं ले सकते तो किसी सब्ज़ी में थोड़ा सा डाल लें, ठीक है। अच्छा, पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। पानी की मात्रा थोड़ा थोड़ा गर्म पानी धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पीते रहें। अच्छा, विटामिन डी के लिए ये है कि अगर सुबह की जो 5 से 6 बजे की धूप होती है, सनलाइट होती है, अगर आपके घर की तरफ आती है तो उसमें कोशिश करके बैठें, उससे विटामिन डी मिलेगा। और कैल्शियम के लिए कैल्शियम टैबलेट आप चूज़ सकते हैं। मैकालवेट टैबलेट आती हैं, कैल्शियम सैंडोज टैबलेट आती हैं, उनको चूज़ें, ठीक है। अब ये है कि मॉनिटर क्या क्या करना है। आप जब घर में हैं तो क्या क्या मॉनिटर करेंगे? एक तो आपको टेम्परेचर चार्टिंग करनी है। अगर बुखार है तो आपको एवरी 4 आवरली और 6 आवरली आप टेम्परेचर चार्टिंग करें। उसके अलावा ये है कि पल्स रेट पल्स ऑक्सीमीटर से मिल जाएगा और पल्स उसी से आपको SpO2 लेवल भी मिल जाएगा। इसके साथ आपको थोड़ी रेस्पिरेटरी रेट पे अपना ध्यान रखना है कि आपको कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही। कई बार क्या होता है कि हम एंजाइटी में होते हैं तो भी
ऐसे सांसें आने लगती हैं तो हमें लगता है अरे हमें सांस फूल रही है। इसलिए रेस्पिरेटरी रेट पे आप ध्यान रखिए। अगर ये 24 के ऊपर जा रही है तो, और रेगुलरली जा रही है, जैसे मान लीजिए इस घंटे आपने देखा कि ये 24 से ऊपर है, फिर आप नेक्स्ट आवर में फिर एक बार देखिए 1 मिनट में कितनी बार आप रेस्पिरेशन ले रहे हैं, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जैसे इसको एक पूरी साइकिल कहते हैं, ब्रीदिंग मतलब एक साइकिल। तो आपको रेस्पिरेटरी रेट पे अपना ध्यान रखना है। अगर 24 से ऊपर आ रही है, 24 से ऊपर, तो यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट इट। ओके, अच्छा, अब ये है कि अगर SpO2 लेवल की मैंने पहले भी बात करी थी, पिछले अपने वीडियो में बताया था कि 6th और 7th डे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और उस समय आपको SpO2 लेवल, क्योंकि यूजुअली 6 और 7 डे बुखार ठीक हो जाता है और आपको थोड़ा ठीक लगने लगता है, बस वीकनेस रह जाती है, तो वहाँ पे ये है कि जो निमोनिया डेवलपमेंट के चांसेस हैं वहाँ से शुरू होते हैं। इसलिए उस समय 6th और 7th डे आपको जो PO2 लेवल है, SpO2 लेवल, वो आपको टू अर्ली करना है। ओके, अच्छा, अगर ये SpO2 लेवल एनी टाइम इट कम्स डाउन फ्रॉम 94%, या पल्स रेट 120 से 130 हो, या आपको 5-6 डे फिर से बुखार आ रहा है, तेज़ बुखार आ रहा है। कई लोगों का हमने सुना है कि पहले एक बार बुखार ठीक हो गया, उसके बाद फिर तेज़ बुखार शुरू हुआ। अगर ऐसा है, इन तीनों चीज़ों को आप गांठ बांध दीजिए। अगर 94% से कम हो गई है SpO2 लेवल, या पल्स रेट 120-130 आ रही है जबकि आपको ज़्यादा बुखार नहीं है, या फिर से बुखार हो गया, या वही बुखार चल रहा है 102-103, देन यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट और फ़ौरन आपको HRCT कराना है अपना। उसके साथ मैंने बताया था CRP कराना है, CBC कराना है और D-डाइमर कराना है। ये 3 ब्लड टेस्ट हैं और इनके साथ फ़ौरन ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी CT स्कोर क्या है। अगर CT स्कोर ज़्यादा है तो यू हैव टू एडमिट हर हाल में। अच्छा, अब घर में अगर आप हैं और नॉर्मल सी सारे सिम्टम्स हैं तो आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट का ये है, एक तो आपको बेड रेस्ट लेना है। भाई आपको बुखार हो रहा है तो आपको आराम करना है। आराम कैसे करना है, मेन बात ये है आपको प्रोन पोजीशन में लेटना है, क्योंकि आपको इसमें मेन प्रॉब्लम है लंग की, कि लंग अफेक्टेड ना हो जाए या उसमें कोई इन्फेक्शन ना जाए। तो इसलिए आपको लंग की तैयारी पहले से ही करनी है। जैसे ही आपको इन्फेक्शन शुरू हुआ, और मैंने तो बताया कि आपको इन्फेक्शन शुरू होने से पहले भी हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करके रखनी है, अपनी लंग की कैपेसिटी को बढ़ा के रखना है, ओम का जाप करना है। ये सब चीज़ें बताई थी पिछले वीडियोज़, आप देख सकते हैं। तो उसमें ये है कि एक तो बेड रेस्ट हो प्रोन पोजीशन में, उल्टा आपको लेटना है और घुटने थोड़े जैसे नमाज़ पढ़ते हैं उस तरह, जैसे घुटने मोड़ते हैं उस तरह से लेटें, और थोड़ा यहाँ अपर चेस्ट पे लगा लें एक तकिया। और इसमें कोशिश आप ये करें कि दिन में करीब करीब अगर आप 5 से 6 घंटे लेट पाएँ तो बहुत अच्छा है। जैसे आपने मान लो अभी 2 घंटे आप लेटिए, उसके बाद आप राइट टर्न कर लीजिए, फिर 2 घंटे उसमें लेटिए, फिर आप थोड़ा बैठिए और प्रोन पोजीशन में ऐसे करके झुक के बैठिए और वो 2 घंटे बैठिए। फिर आप लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में, मतलब बाईं करवट में 2 घंटे के लिए लेटिए, फिर आप आराम से लेट सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि आपका जो लंग की कैपेसिटी है, जो ये जो पोस्टीरियर लंग होता है, इसके जो कुछ एल्वियोलाइज होते हैं वो ऐसे यूजुअली डॉर्मेंट स्टेट में बंद रहते हैं। अगर आप प्रोन लेटेंगे तो वो खुलेंगे और उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ओके, अच्छा, अब आती है दवाइयाँ कौन कौन सी हैं वो आप लिख लीजिए। पैरासीटामॉल टैबलेट आपको अगर बुखार है तो एक गोली 6 आवर्ली लेनी है, मतलब दिन में 4 बार लेनी है। एजीथ्राल टैबलेट लेनी है 500 मिलीग्राम, दिन में 1 बार। जिंक के लिए आपको टैबलेट जिंकोसिन आती है 500 मिलीग्राम BD फॉर 5 डेज। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक टैबलेट आती है आइवरमेक्टिन। वैसे ये कीड़े की दवाई है, लेकिन ये 12 मिलीग्राम वाली टैबलेट एक रोज़ की खानी है 5 दिन तक, और ये खानी है खाली पेट क्योंकि ये कीड़े की दवाई है। फिर आती है डॉक्सीसाइक्लिन, तो डॉक्सी 1 करके आती है ये टैबलेट, एक सुबह शाम 10 दिन तक खानी है। इसके अलावा जो विटामिन C है उसके लिए लिम्सी टैबलेट आती है, चूसने की टैबलेट होती है, सकिंग टैबलेट होती है, वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही कैल्शियम के लिए आप मैकालविट टैबलेट आती है, वो एक सुबह एक शाम लें। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि इतनी सारी आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपका क्या होता है कि स्टमक अपसेट हो जाता है, गैस बनने लगती है, आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फ्रेश नहीं हो पा रहे। तो इसलिए आप गैस के लिए पेंटॉप टैबलेट ले सकते हैं। एक पेंटॉप D कैप्सूल आता है, वो सुबह खाली पेट ले लें।
इसके साथ आप ये है कि ये तो आपने सब कर लिया, अब मान लीजिए आपका बुखार थोड़ा ठीक हो गया और आपको थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज शुरू कर दीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में एक तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रेथ होल्डिंग करनी है, ऐसे इन्हेलेशन लेके फिर उसको सांस को रोकना है, और जितनी देर आप रोक सकते हैं वो आप नोट करिए और दिन में 2 या 3 बार ऐसे करिए। तो एक तो गहरी सांस लेके उसे रोकना है। दूसरा है कि सीटी बजाइए, गुब्बारे फुलाइए, और आप 2-3 अपनी मोमबत्ती रख लीजिए, उनको जलाइए और फूंक मार के उनको बुझाइए, और फिर उल्टा लेटना है। बाकी यह है कि सांस रोक के ओम की आवाज़ निकालनी है, जितनी देर तक आप निकाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह आप करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, आपकी डाइट हो गई, बाकी मॉनिटरिंग हो गई, पानी खूब लेना है आपको, सैनिटाइज़र हो गया, दूरी बना के रखनी है, मास्क पहनना है, और ये सब चीज़ों के साथ बाकी ट्रीटमेंट में दवाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं। इस तरह आप अगर 14 दिन आइसोलेशन में रहेंगे और 3 दिन तक अगर आपको कोई बुखार नहीं है, कोई आपको सिम्टम नहीं है, तो 14 दिन के बाद आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जा सकते हैं। और इस समय आपको बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज सेकेंड